अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टेस्ट को, जिसको आप लोग अमाइलेज टेस्ट भी कहते हैं। सो एज़ वी नो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ है जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री या फिर मेडिकल फील्ड में डिफरेंट किस्म के पैथोलॉजिकल डिजीज़ को डायग्नोस करने में और उस मर्ज़ की तशख़ीस करने में काफ़ी हमें हेल्पफुल और मावन साबित होती हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टेस्ट को। सो इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो स्टार्च है वो है क्या, और फिर इस जो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टेस्ट है इसकी फंडामेंटल्स क्या हैं और फिर वो किस तरह से परफॉर्म होता है। सो इफ़ यू लुक द स्टार्च, सो स्टार्च इज़ योर पॉलीसिस्टाइन, यानी ये एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, राइट। अगर हम लोग इस स्टार्च को मज़ीद क्लेरिफाई करें या फिर इसको मज़ीद डिफाइन करें, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो स्टार्च है इट इज़ फर्दर फॉर्म्ड फ्रॉम टू स्मॉल पॉलीमर्स, जिसको आप लोग अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अगर इस चीज़ को भी मज़ीद क्लेरिफाई और डिफाइन किया जाए तो आप ये कहेंगे कि जो अमाइलोज है वो पॉलीमर है किसका, और इसके मोनोमर्स कौन से हैं, वो हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो जो अमाइलेज होता है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट पॉलीमर है, यानी इसकी जो पॉलीमराइजेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट पॉलीमर, राइट। अच्छा, सो जो ये पॉलीमराइजेशन है, सो आपको पता होगा कि ये अगर दो मोनोमर्स मिल रहे हैं तभी जाके पॉलीमर बन रहा है। तो वो जो दो मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं वो एक खास किस्म की लिंकेज की मदद से, खास किस्म की बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं। उसको आप लोग कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह सकते हैं आप, राइट। अच्छा, सो ये जो नेचर होती है इस बॉन्ड की होती है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। नाउ ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये भी दो किस्म की होती है, एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। अच्छा, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो होती है जिसमें अच्छा, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो कुछ इस तरह की लिंकेज होती है कि दो कार्बन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, दो कार्बन है इस तरह से करके, ठीक है, और वो दोनों ऑक्सीजन से आपस में अटैच हैं। ये भी कार्बन है, लाइक ये, और ये भी कार्बन है, और उनके दरमियान एक ऑक्सीजन है जिन्होंने उन दोनों को अटैच किया हुआ है। इट इज़ जस्ट लाइक ईथर, अगर आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री आती हो, लाइक, सही है। अच्छा, सो ये होते हैं इस तरह से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, अल्फा क्यों? अगर इन दोनों पे लगे हुए दो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, बिकॉज आपको पता है कि एक वैलेंसी अगर यहाँ से पूरी हो रही है, एक यहाँ से, तो एक बच गई, एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए। अगर वो दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन पे होते तो आप उसको अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। और 1,4 डिनोट कर रहा है कि ये एक कार्बन, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बन रही है। एज यू कैन सी राइट देयर ऑन योर स्क्रीन, कि आपके सामने पिक्चर भी आ रही होगी कि इस तरह की बॉन्ड होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, सो जो अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन, राइट, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो ब्रांच्ड पॉलीमर है, कि ब्रांच्ड पॉलीमर, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की चेन के साथ साथ, एक स्ट्रेट चेन के साथ, उसके साथ छोटी छोटी ब्रांचेस भी लगी हैं। अच्छा, एक और बात, अमाइलोपेक्टिन में जिस तरह से अमाइलोज में एक ही बॉन्ड थी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वहाँ पर एक और होती है, यानी अल्फा 1,4 तो होती है, वहाँ पर होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। असल में जो स्ट्रेट पॉलीमर्स होते हैं उसमें आपको इस किस्म की बॉन्ड मिलेगी, और जो ब्रांचेस होती हैं वो असल में इस तरह की बॉन्ड से आपस में अटैच होती हैं। मतलब जो ब्रांच होती है वो मेन चेन से इस बॉन्ड की मदद से अटैच होती है। ये तो था आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन इस स्टार्च का। अब आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। असल में आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्टार्च को कंज्यूम करते हैं फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, लेकिन आपको पता है कि जो स्टार्च है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बिकॉज ये जो इसके स्मॉल पॉलीमर्स हैं वो भी एक थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो स्टार्च एक बहुत ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसको आप लोग एक्सो एंजाइम्स कहते हैं, जो कि उस स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके उसके छोटे छोटे पोर्शन बनाते हैं, इतने कि जिनको वो बैक्टीरिया अपने अंदर इनगल्फ कर सके। वो जो एक्सो एंजाइम्स होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन एंजाइम है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा अमाइलेज, जिससे इस टेस्ट का सेकंड नाम आया है
अमाइलेज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट कॉमन एंजाइम है वो है ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। व्हाट इट इज ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं अपने सेल के बाहर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सो एंजाइम। और वो एंजाइम इस स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं किसमें, स्मॉल पॉलीसेचराइड्स में, हाइड्रोलाइसिस इनटू व्हाट, स्मॉलर पॉलीसेचराइड्स, स्मॉलर, आप इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोमर्स में नहीं होता लेकिन बहुत ही स्मॉल इतना हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो उसको आराम से अंदर इनगल्फ कर सकता है। सो ये मैकेनिज्म है, इस तरह से वो बैक्टीरिया जो है वो स्टार्च के ऊपर अपना अटैक करते हैं। दे एक्चुअली रिलीज सम एक्सोएंजाइम व्हिच नोन एज अल्फा माइलेज। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये दो मोस्ट कॉमन है। और ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो उस स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं और वो स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाता है और उसके बाद बैक्टीरिया उसको इनगल्फ कर सकते हैं। इसी चीज़ को यूज़ करके हम स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टेस्ट में किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीशी को जो कि पैथोजेनिक होती है उसको हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। असल में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी स्टार्च मीडियम में उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। अच्छा, तो जो मोस्टली यूज्ड मीडियम है फॉर दैट पर्पस हम लोग उसको लेटर में डिस्कस करेंगे। लेकिन होता कुछ यूँ है कि हम लोग लेते हैं स्टार्च मीडियम, ठीक है, स्टार्च मीडियम यानी ऐसा मीडियम जिसमें स्टार्च शामिल होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं फॉर अबाउट 48 आवर्स, यानी इंक्यूबेटर में उसको 48 आवर्स तक ग्रो करवाते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसके बाद जब वो कल्चर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो है आयोडीन। और जब हम लोग उस पेट्री प्लेट के ऊपर यानी उस स्टार्च मीडियम वाली पेट्री प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर आपने वो वाले बैक्टीरिया ग्रो करवाए हैं जो कि हाइड्रोलाइज कर सकते हैं स्टार्च को, उसके ऊपर आपने क्या डाला, आयोडीन। सो जब आप उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे सो वो आयोडीन अगर वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट हुआ, अगर वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट हुआ तो वो जो आयोडीन है वो उस स्टार्च के साथ मिल जाएगा यानी रिएक्ट करेगा, एक ऐसा कंपाउंड बना देगा जो कि कलरफुल होगा। और उस कलरफुल कंपाउंड को आप लोग एज अ कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे, यानी जब वो आयोडीन आप उसमें डालेंगे तो वो स्टार्च प्रेजेंट अगर होगा तो वो उस आयोडीन के साथ मिलकर वो एक कलरफुल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर डायग्नोसिस या फिर उसकी डिटेक्शन किस तरह से की, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट डिटेक्शन। देखें, अगर उस स्टार्च मीडियम में आपने वो वाले माइक्रोब इनोकुलेट करवाए हैं जिनके पास ये वाला मैकेनिज्म है, यानी जो कि स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तो उनमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज वो स्टार्च ऑलरेडी वो कंज्यूम कर चुके होंगे बाय रिलीजिंग एक्सोएंजाइम जो कि उनको हाइड्रोलाइज करके और वो जो स्मॉल पॉलीसेचराइड्स या जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ऑलरेडी इनगल्फ कर चुके होंगे। यानी कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर अमाइलेज एंजाइम या फिर ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट या फिर प्रोड्यूस होगा वो स्टार्च को यूज़ कर लेंगे। अगर उस मीडिया में स्टार्च प्रेजेंट हुआ तो उसका मतलब कि उन्होंने यूज़ नहीं किया स्टार्च, यानी दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज द स्टार्च। और अगर प्रेजेंट हुआ तो वो आयोडीन के साथ मिल जाएगा और वहाँ से आपको कलर चेंज के थ्रू आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि आया कौन सा वाला जो बैक्टीरियल सैंपल है या बैक्टीरियल कॉलोनी है वो जो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस पॉजिटिव है और कौन सी स्टार्च हाइड्रोलाइसिस नेगेटिव है। अच्छा, सो जो मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं इन दिस पर्पज जो मोस्टली होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता है हर्ट्स इन्फ्यूजन मीडिया, आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी कंपोजिशन आ रही है, और होता है मुलर्स हिंटन्स एगर। अच्छा, सो याद रखिएगा कि जो आयोडीन आप यूज़ करेंगे वो होगा 10% आयोडीन, यानी प्योर आयोडीन का 10% सोल्यूशन विद वाटर। उसके आप खाली 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि व्हेन यू डू दिस डिटेक्शन, जब स्टार्च हाइड्रोलाइसिस की डिटेक्शन करेंगे तो आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपने उस कलर चेंज को ऑब्जर्व करना होगा बिकॉज ये कलर चेंज जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी जो स्टार्च और आयोडीन जब मिलेंगे तो उसके बाद जो एक कलरफुल कंपाउंड बनेगा वो एक पार्शियल टाइम के लिए होगा बिकॉज वो जो रिएक्शन होगा वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी कि वो कलर गायब हो सकता है, वो कलर वापस रिवर्स रिएक्शन के थ्रू बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन एनवायरनमेंट वो रिवर्स हो सकता है और आप उसमें कोई कलर नहीं देख सकते आफ्टर पर्टिकुलर टाइम बिकॉज वहाँ पर रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो चुका है। सो दैट्स इट विद दिस स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।